अध्याय 4 गति। मैं आपका परिचय अपने बहुत अच्छे मित्र से कराना चाहूंगा। ये मित्र बियॉन्स, जेफ बेजोस, सेरेना विलियम्स, इंद्रा नूई, लेब्रॉन जेम्स, मेरिल स्ट्रिप और हर अन्य बेहद सफल व्यक्ति के करीब है और ये आपके जीवन पर इतना प्रभाव डालेगा जितना कोई दूसरा नहीं डाल सकता। मैं आपका परिचय मो या बिग मो से कराना चाहूंगा, जैसा मैं उसे प्यार से कहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि बिग मो सफलता की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्तियों में से एक है। आप उसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप जान सकते हैं कि यह कब आपके पास है। आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि बिग मो हर बार आपके पास आएगा, लेकिन जब यह आता है तो वाह, बिग मो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। और एक बार जब बिग मो आपके साथ होता है तो कोई भी किसी तरीके से आपकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं इस अध्याय के बारे में रोमांचित हूं। जब आप आगे रेखांकित विचारों पर अमल करेंगे तो आपको उससे 1000 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ा पुरस्कार मिलेगा जो आपने इस पुस्तक के लिए चुकाया है। ये विचार बहुत बड़े हैं। बिग मो की शक्ति का दोहन करना। अगर आपको अपनी हाई स्कूल की फिजिक्स की क्लास याद है, और आपको होगी, है ना, तो आपको न्यूटन का पहला नियम भी याद होगा, जिसे निष्क्रियता के नियम के रूप में जाना जाता है। निष्क्रिय अवस्था वाली वस्तुएं निष्क्रिय ही बनी रहती हैं जब आप कोई बाहरी शक्ति उन पर काम ना करे। गतिमान वस्तुएं गति में बनी रहती हैं जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उनकी गति को रोक ना दे। दूसरी तरह से कहें तो सोफा तोड़ने वालों में आगे भी सोफा तोड़ते रहने की ही प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर सफल लोग जो सफल लय में आ जाते हैं, लगातार अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं और अंत में ज्यादा हासिल करते हैं। गति बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार ये कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वो देखने लायक होता है। क्या आपको याद है जब आप बचपन में मेरी गो राउंड झूले पर खेला करते थे? आपके मित्र का एक समूह इकट्ठे चढ़ जाता था, इसे वजन से झुकाता था और फिर चिल्लाता था जब आप गोल झूले को हिलाने के लिए जोर लगाते थे। स्थिर झूले को चलाने की प्रक्रिया शुरू में बहुत धीमी होती थी। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता था। इसे स्थिर अवस्था में गतिशील अवस्था में ले जाना, आपको धकाना और खींचना होता था। दर्द भरी आवाजें और मुद्राएं बनानी होती थी तथा इस प्रयास में अपने पूरे शरीर की पूरी ताकत लगानी होती थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसा लगता था मानो आपकी कोशिश से कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर लंबे और मेहनत भरे प्रयास के बाद आखिरकार आप इसे थोड़ा गतिशील कर देते थे और इसके साथ दौड़ने लगते थे। हालांकि झूला अब चलने लगा था और आप इसे थकाते हुए दौड़ने लगते थे और आपके मित्र अब ज्यादा जोर से चिल्लाकर आपका जोश बढ़ा रहे थे, लेकिन अपनी मनचाही गति हासिल करने के लिए आपको ज्यादा तेज दौड़ते रहना होता था और अपनी पूरी ताकत से इसे अपने पीछे खींचना होता था। आखिरकार सफलता, आप कूद जाते थे और अपने मित्रों के साथ अपने चेहरे पर हवा के झोंके का आनंद लेते थे और बाहरी संसार को रंगों के झोंकों में बदलते हुए देखते थे। कुछ समय बाद जब झूला धीमा होने लगता था तो आप कूद जाते थे और 1 मिनट के लिए इसके साथ दौड़ते थे ताकि इसकी गति दोबारा बढ़ जाए, या आप बस इसे 2 अच्छे धक्के दे सकते थे और फिर उस पर कूद कर चढ़ सकते थे। एक बार जब झूला अच्छी तेजी से घूमने लगा तो फिर गति हावी हो गई और इसे चलाए रखना आसान हो गया। अपने जीवन में परिवर्तन करना भी ऐसा ही है। आप एक बार में एक छोटे कदम में गतिविधि से प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुरुआत में प्रगति धीमी होती है, लेकिन जब नई आदत शुरू हो जाती है तो कुछ समय बाद बिग मो पार्टी में शामिल हो जाता है। उसके बाद आपकी सफलता और परिणाम तेजी से चक्रवृद्धि होते हैं। जब कोई रॉकेट शिप उड़ान भरता है तब भी यही होता है। स्पेस शटल अपनी उड़ान के पहले कुछ मिनटों में इतना ज्यादा ईंधन खाती है जितना बाकी की यात्रा में नहीं खाती। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से आजाद होना होता है। जब ये ऐसा कर लेती है तो इसके बाद ये अंतरिक्ष में आराम से यात्रा कर सकती है। मुश्किल हिस्सा, जमीन से ऊपर उठना। आपके पुराने तौर तरीके और आपकी पुरानी कंडीशनिंग झूले की निष्क्रियता या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जैसे हर चीज निष्क्रिय बने रहना चाहती है। आपको निष्क्रियता को तोड़ने और नया काम शुरू करने के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब आपको गति मिल जाती है तो आपको रोकना मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा। हालांकि अब जब आप काफी कम कोशिशों से काफी ज्यादा परिणाम हासिल कर लेते हैं। कभी सोचा है कि सफल लोगों में ज्यादा सफल बनने की प्रवृत्ति क्यों होती है? अमीर ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? खुश लोग ज्यादा खुश क्यों बनते हैं? खुशकिस्मत लोग ज्यादा खुशकिस्मत क्यों बनते हैं? उनके पास मोह है। जब ये आपके पास होता है तो आपकी लॉटरी लग जाती है। लेकिन बिग मो समीकरण के दोनों हिस्सों पर काम करता है। यह आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और विपक्ष में भी कर सकता है, क्योंकि संचयी परिणाम का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है। इसलिए अगर नकारात्मक आदतों को नहीं रोका जाए तो वो गति पकड़ सकती हैं।
और दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों तथा परिणामों की तीव्र गिरावट उत्पन्न कर सकती हैं। अध्याय 1 में हमारे मित्र ब्रेड का अनुभव यही था। कुछ छोटी छोटी बुरी आदतों से उसका वजन 33 पाउंड बढ़ गया और उसे नौकरी व वैवाहिक जीवन में भी तनाव झेलना पड़ा। यह सब उस नकारात्मक गति के कारण हुआ था जो उन आदतों की बदौलत उत्पन्न हुई थी। निष्क्रियता का नियम कहता है कि निष्क्रिय वस्तुओं में निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति होती है। संचयी परिणाम का सिद्धांत आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप सोफे पर बैठकर जितने ज्यादा समय तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, आपके लिए उठकर कोई दूसरा काम करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो आइए इसी समय शुरू करते हैं। आप बिग मो को अपने पास कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? सबसे पहले आपको काम शुरू करना होता है। आपको वो चीजें करके मैदान में पहुंचना होता है जिन पर हमने अब तक बात की है। अपने लक्ष्यों और बुनियादी जीवन मूल्यों पर आधारित नए चयन करना, नए सकारात्मक व्यवहारों या गतिविधियों से इन चयनों पर काम करना, नई आदतों को स्थापित करने के लिए उन स्वस्थ गतिविधियों को पर्याप्त लंबे समय तक दोहराना, अपने दैनिक अनुशासनों की दिनचर्या और लय बनाना, पर्याप्त लंबे समय तक निरंतर बने रहना। फिर धमाका। बिग मो आपके दरवाजे पर लात मारकर घुस आता है। ये एक अच्छी चीज है और इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में सोचें, जिन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते। इनमें से 23 स्वर्ण पदक थे। उन्होंने कैसे किया? अपने कोच बॉब बाउमैन के साथ काम करते हुए फेल्प्स ने 12 साल में अपनी योग्यताओं को तराशा। मिलकर उन्होंने दिनचर्या और लय बनाई और प्रदर्शन की निरंतरता विकसित की, जिसने फेल्प्स को सही समय पर गति पकड़ने के लिए तैयार किया। ओलंपिक गेम्स। फेल्प्स और बाउमैन का सहजीवी संबंध इसके दायरे और महत्वाकांक्षा और इसकी पूर्ण निश्चितता के लिए विख्यात है। अभ्यास के मामले में बाउमैन को ऐसी निरंतरता चाहिए थी कि फेल्प्स की सबसे स्पष्ट यादों में से एक वो है जब बाउमैन ने एक प्रशिक्षण सत्र में उन्हें 15 मिनट जल्दी जाने की अनुमति दी थी ताकि वो मिडिल स्कूल के डांस के लिए तैयार हो सकें। ये 12 साल में एक बार की बात थी। कोई हैरानी नहीं कि पूल में फेल्प्स को हराना इतना मुश्किल था। शायद आपके पास आईपॉड होगा। आपने कभी उस विकास के बारे में सोचा है जिसने इस छोटे से यंत्र को इतना सफल बनाया? एप्पल कंपनी आईपॉड लॉन्च करने से बहुत पहले से मौजूद थी। हालांकि मैक कंप्यूटरों को काफी वफादार अनुयायी मिले थे, लेकिन कुल पीसी बाजार में एप्पल का प्रतिशत ज्यादा नहीं था। आईपॉड निश्चित रूप से बाजार में उतरने वाला पहला MP3 प्लेयर नहीं था। वास्तव में एप्पल को मैदान में उतरने में देर हो गई थी, लेकिन उनके लिए कोई शक्तिशाली चीज हो रही थी। ग्राहकों की निष्ठा कायम रखने में निरंतर प्रयास, उच्च गुणवत्ता के प्रति निरंतर समर्पण, नवाचारी डिजाइन और उपयोग में आसानी की दिशा में लगातार मेहनत। उन्होंने MP3 प्लेयर को सरल, शानदार, उपयोग में आसान बनाया और इसके बाद उन्होंने मनोरंजक तथा नवाचारी विज्ञापन अभियानों से इसका प्रचार किया। यह कारगर रहा। इसने जनता की नब्ज पकड़ ली। लेकिन आईपॉड रातों रात सफल नहीं हुआ। जिस साल एप्पल ने आईपॉड को उतारा, उस साल उनकी आमदनी बढ़ने की बजाय घट गई। पिछले साल आमदनी 30% बढ़ी थी, जबकि इस साल ये 33% घट गई। अगले साल भी आमदनी 2% घटी, लेकिन उसके अगले साल ये 18% बढ़ गई। उसके अगले साल 33%। उसके बाद बिग मो उनका साथ देने के लिए पहुंच गया। तेज धमाका करते हुए एप्पल ने अपनी आमदनी 68% बढ़ा ली और MP3 प्लेयर्स बाजार की 70% से ज्यादा हिस्सेदारी पर कब्जा कर चुका था। जैसा आप जानते हैं, इसके बाद से बिग मो उनके स्मार्टफोन आईफोन के साथ बाजार पर वर्चस्व जमाने में उनकी मदद कर रहा है और डिजिटल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी iTunes के साथ बिग मो यानी गति ने ही उन्हें पर्सनल कंप्यूटर्स के उनके मूल बाजार में भी विकास की दूसरी पारी दी है। जब बिग मो उनके साथ है तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो दूसरे बाजारों में भी विस्तार करते नजर आए। गूगल कुछ समय तक छोटा और संघर्ष करता सर्च इंजन था। आज अपने खंड में इसकी 90% से ज्यादा हिस्सेदारी है। वीडियो शेयर करने वाली वेबसाइट यूट्यूब फरवरी 2005 में बनी और उसी साल नवंबर में आधिकारिक रूप से शुरू हुई। लेकिन जब तक उन्होंने लेजी संडे डिजिटल शॉर्ट्स को पेश नहीं किया, जो मूल तो सैटरडे नाइट लाइव पर प्रसारित हुआ था, तब तक लोग इसे खोजने के लिए बड़ी तादाद में यूट्यूब पर नहीं गए। वो यूट्यूब वीडियो क्लिप वायरल हो गई, इसे 5 मिलियन बार देखा गया और इसके बाद NBC ने इसे हटाने को कहा। क्लिप तो हट गई, लेकिन यूट्यूब के साथ बिग मो आ गया। इसके बाद तो उन्हें पकड़ने का कोई तरीका था ही नहीं। आखिर उनके पास मो था। आज यूट्यूब दूसरी सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइट है और सारे मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक के 1/3 से अधिक 37% के लिए अकेला जिम्मेदार है। गूगल ने यूट्यूब के 2 युवा संस्थापकों से संपर्क किया और उनकी कंपनी के साथ उनके मो को खरीदने के लिए उन्हें $1.65 अरब दिए। वाह! माइकल फेल्प्स, एप्पल, गूगल और यूट्यूब में क्या समानता है? गति के आने से पहले भी वो वही चीजें कर रहे थे और इसके बाद भी वो वही चीजें करते रहे।
उनकी आदतें, अनुशासन, दिनचर्या और निरंतरता ही वो कुंजियां थी जिनसे गति का ताला खुला। जब बिग मो उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो उसके बाद उन्हें रोकना संभव नहीं था। दिनचर्या की शक्ति। हमारे कुछ सबसे अच्छे इरादे इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास क्रियान्वयन का कोई सिस्टम नहीं होता। कोई भी सच्चा और सकारात्मक परिवर्तन तभी हो सकता है जब आप अपने नए नजरियों और व्यवहार को अपनी मासिक, साप्ताहिक और दैनिक दिनचर्याओं में शामिल कर लें। दिनचर्या का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे आप हर दिन बिना किसी नाका के करते हैं, ताकि अंततः आप इसे चेतन सोच विचार के बिना करने लगें। जिस तरह आप ब्रश करते हैं या सीट बेल्ट लगाते हैं। आदतों वाले खंड में हमने ऐसा जिक्र किया है, अगर आप देखते हैं कि आप किसी क्षेत्र में किसी चीज को सफलतापूर्वक कर रहे हैं तो गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि वो चीज संभवतः आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। ये दिनचर्याएं हमारे कार्यों को स्वचालित और प्रभावी बनाकर जीवन के तनाव को कम करती हैं। नए लक्ष्यों तक पहुंचने और नई आदतें डालने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक नई दिनचर्या बनाएं। इसके बिना काम नहीं चलेगा। चुनौती जितनी ज्यादा बड़ी होती है, हमारी दिनचर्याओं को भी उतना कठोर होना पड़ता है। कभी सोचा है कि मिलिट्री बूट कैंप इतने मुश्किल क्यों होते हैं, जहां तुलनात्मक रूप से छोटे काम बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जैसे बिस्तर जमाना, अपने जूते चमकाना या टेंशन में खड़े होना। युद्ध में जाने वाले सैनिकों को तैयार करने के लिए दिनचर्याएं बनाना सबसे प्रभावी तरीका है, ताकि वो सैनिक बेहद दबाव में भी कार्यकुशल, उत्पादक और विश्वसनीय प्रदर्शन कर सके। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान स्थापित की गई ये दिनचर्याएं आसान दिखती हैं, लेकिन इतनी सटीक होती हैं कि नरम, भयभीत और लापरवाह किशोर अंततः छरहरे, आत्मविश्वासी, लक्ष्य संचालित सैनिक बन जाते हैं, वो भी सिर्फ 8 से 12 सप्ताह में। उनकी दिनचर्याओं की रिहर्सल इतनी अच्छी तरह कराई जाती है कि वो युवा सैनिक युद्ध के कोलाहल में भी सटीकता से, सहज बोझ से काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास का एक गहरा स्तर सैनिकों को उनके कर्तव्य के लिए तैयार करता है, आसन्न मृत्यु के जोखिम के बावजूद। हो सकता है कि आपका जीवन इतना मुश्किल या खतरनाक ना हो, लेकिन जब तक आप अपने शेड्यूल में उचित दिनचर्या नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन का परिणाम अनियंत्रित और अनावश्यक रूप से मुश्किल हो सकता है। अनुमान लगाने योग्य दैनिक अनुशासनों की दिनचर्या बना लें, क्योंकि इसी से आप जीवन के युद्ध में विजय हासिल करने को तैयार होते हैं। गोल्फ खिलाड़ी जैक निकलॉस ने शॉट से पहले की दिनचर्या बनाई थी। वो दरअसल अपनी प्री शॉट दिनचर्या के लिए मशहूर थे। वो हर शॉट मारने से पहले हमेशा एक तरह का डांस करते थे, मानसिक और शारीरिक कदमों की स्वचालित श्रृंखला, जिसमें वो पूरी तरह एकाग्र हो जाते थे और शॉट मारने के लिए तैयार हो जाते थे। जैक गेंद के पीछे से शुरू करते थे और फिर गेंद तथा लक्ष्य के बीच 1-2 जगह चुन लेते थे। जब वो चलकर गेंद के पास आते थे तो वो पहली चीज ये करते थे कि अपने क्लब के मुंह को अपने मध्यवर्ती लक्ष्य की सीध में लाते थे। वो अपने पैरों को तब तक सही जगह पर नहीं जमाते थे जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि उनके क्लब का मुंह सही दिशा में है। फिर वो अपने पैरों को सही तरीके से जमाते थे, जहां से वो अपने क्लब को हिलाते थे और अपने लक्ष्य को देखते थे, फिर अपने मध्यवर्ती लक्ष्य को देखते थे और फिर वो गोल्फ क्लब को देखते थे। वो इस पूरी प्रक्रिया को दोहराते थे, तभी और केवल तभी वो गेंद को मारते थे। एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक मनोवैज्ञानिक ने निकलॉस की टाइमिंग का हिसाब रखा। जिस पल वो अपने बैग से क्लब बाहर निकालते हैं, उसके बाद गेंद मारने में उन्हें हर बार कितना समय लगा। आपको पता है क्या हुआ? हर शॉट में पहले टी से 18वें ग्रीन तक जैक की दिनचर्या की टाइमिंग में कभी भी 1 सेकंड से ज्यादा का अंतर नहीं हुआ। ये आश्चर्यजनक है। उसी मनोवैज्ञानिक ने 1996 मास्टर्स के दौरान ग्रेग नॉर्मन की टाइमिंग का हिसाब रखा, जिसमें वो दुर्भाग्य से हार गए। देखिए, चक्र के आगे बढ़ने के साथ साथ उनके शॉट से पहले की दिनचर्या में लगने वाला समय कम होने लगा। उनकी दिनचर्या में अंतर आने से उनकी लय और निरंतरता पर भी फर्क पड़ा। वो कभी गति नहीं पकड़ पाए। जिस पल नॉर्मन ने अपनी दिनचर्या बदली, उनका प्रदर्शन अनिश्चित हो गया और उनके परिणाम भी। फुटबॉल को किक करने वाले भी किक से पहले की दिनचर्या को महत्व देते हैं, जिससे वो उस प्रक्रिया के तालमेल में आ जाते हैं जो उन्होंने हजारों बार दोहराई है। समय के दबाव में जब किक लेने से पहले के अनुमान योग्य दिनचर्या का अनुसरण नहीं किया जाता है तो उनका प्रदर्शन बहुत कमजोर होता है। पायलट हवाई जहाज उड़ाने से पहले जांच सूची से गुजरते हैं। भले ही किसी पायलट ने हजारों घंटे विमान उड़ाया हो और पिछली मंजिल से विमान आदर्श प्रदर्शन समीक्षा के साथ आया हो, लेकिन इसके बावजूद पायलट बिना किसी अपवाद के हर बार प्री फ्लाइट जांच सूची से गुजरता है। इससे न सिर्फ विमान तैयार होता है, बल्कि इससे भी अहम बात, पायलट भी अपने आने वाले प्रदर्शन के लिए तैयार और एकाग्र हो जाता है। मैंने बहुत से बेहद सफल लोगों और व्यावसायिक लीडर्स के साथ काम किया है। मैंने गौर किया है कि उनमें न सिर्फ अच्छी आदतें होती हैं, बल्कि उनमें से प्रत्येक ने अपने दैनिक अनुशासनों के लिए निरंतर दिनचर्या बनाई है।
ये एकमात्र तरीका है जिसमें हम में से कोई भविष्य सूचक ढंग से अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अच्छी आदतों और अनुशासनों के आधार पर बनी दिनचर्या सबसे सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। दिनचर्या बेहद शक्तिशाली होती है। लाभकारी और प्रभावी दिनचर्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो निर्णय लेना होगा कि आप किन व्यवहारों और आदतों पर अमल करना चाहते हैं। एक पल का समय लेकर अध्याय 3 से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। साथ ही उन व्यवहारों पर भी नजरें डालें जिन्हें आप जोड़ना और घटाना चाहते हैं। अब जैक निकोलस बनने की आपकी बारी है और आपको अपने शॉट से पहले की सर्वश्रेष्ठ दिनचर्या का अनुमान लगाना है। इस बारे में संकल्पवान बने कि इनमें से कौन से घटक होंगे। मान लें कि आपने सुबह की दिनचर्या तय कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि आगामी निर्णय तक आप इसे कांसे की मूर्ति की तरह ठोस और स्थिर बना लें। आप सुबह सोकर उठते हैं, आप इसे करते हैं, कोई बहस नहीं। अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज बाधा डालती है तो आप दोबारा शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप आने वाले प्रदर्शन की सही नींव रख सकें। अपने दिन के दोनों सिरों की दिनचर्याएं बनाएं। विश्व स्तरीय प्रयासों की कुंजी यह है कि आप अपने प्रदर्शन को विश्व स्तरीय दिनचर्याओं के आसपास बनाएं। आपके कामकाजी दिन के बीच में आपके सामने क्या आएगा, यह भविष्यवाणी करना या नियंत्रण करना मुश्किल है, यहां तक कि निरर्थक भी है। लेकिन आप लगभग हमेशा इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे शुरू हो और कैसे खत्म हो। मेरे पास दोनों समय की दिनचर्याएं हैं, सुबह की भी और रात की भी। मैं उन दोनों के पहलुओं को आपको बताऊंगा ताकि आपको विचार मिल जाएं और आप अपने नए व्यवहारों को अनुशासित दिनचर्याओं में ढालने की शक्ति व महत्व को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। मैंने सबसे पहले तो अपने लक्ष्यों को दिमाग में रखा और उसके बाद मैंने अपने व्यवहार और दिनचर्याओं को उसी अनुरूप ढाला। जब मैं बताता हूं कि मेरे लिए क्या कारगर है तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी रणनीतियां आजमानी चाहिए। उठें और चमकें। मेरी प्रातःकालीन दिनचर्या जैक निकोलस के शॉट से पहले की तैयारी जैसी है। यह मुझे पूरे दिन के लिए तैयार करती है क्योंकि यह हर सुबह होती है। इसीलिए इस बारे में मैं कोई सवाल नहीं करता, बहाने नहीं बनाता और मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा आईफोन अलार्म सुबह 5 बजे बजता है। स्वीकारोक्ति कई बार 5:30 पर भी बज जाता है और मैं स्नूज बटन दबाता हूं। मैं जानता हूं कि इसके बाद मेरे पास 8 मिनट है। इन 8 मिनटों में मैं 3 चीजें करता हूं। सबसे पहले तो मैं उस हर चीज के बारे में सोचता हूं जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं अपने मन को प्रचुरता के सामंजस्य मिलाता हूं। आपके पास जो पहले से है, जब आप उसके प्रति कृतज्ञता की भावना से अपना दिन शुरू करते हैं तो आप पर संसार की दृष्टि, क्रिया और प्रतिक्रिया बदल जाती है। मैं जो दूसरी चीज करता हूं वो आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। मैं किसी को प्रेम भेजता हूं। प्रेम पाने का तरीका प्रेम देना है और मैं जो एक चीज चाहता हूं वो है प्रेम। मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचकर प्रेम भेजता हूं। वो कोई भी हो सकता है, कोई मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी या सुपर बाजार में मिला कोई व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उसके प्रति सारी अच्छाई की कल्पना करके उसे प्रेम भेजता हूं। कुछ लोग इसे आशीर्वाद, दुआ या प्रार्थना कहेंगे। मैं इसे मानसिक प्रेम पत्र कहता हूं। तीसरी चीज, मैं अपने नंबर 1 लक्ष्य के बारे में सोचता हूं और तय करता हूं कि मैं उस दिन इसके ज्यादा करीब पहुंचने के लिए कौन सी 3 चीजें करूंगा। मिसाल के तौर पर यह लिखते वक्त मेरा नंबर 1 लक्ष्य है अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और अंतरंगता को गहरा करना। हर सुबह मैं 3 चीजों की योजना बनाता हूं जिनसे मेरी पत्नी ये महसूस करे कि मैं उससे प्रेम करता हूं, उसका सम्मान करता हूं और वो सुंदर है। जब मैं उठता हूं तो मैं कॉफी बनने रख देता हूं और उसके बनते वक्त मैं लगभग 10 मिनट तक शारीरिक स्ट्रेचिंग करता हूं। इसे मैंने डॉक्टर ओज से सीखा है। अगर आपने जीवन भर वजन उठाए हैं जैसे मैंने उठाए हैं तो आपका शरीर अकड़ जाता है। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने जीवन में ज्यादा स्ट्रेचिंग को शामिल करना चाहता हूं तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि मैं इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लूं। मुझे तय करना था कि मैं इसे अपने शेड्यूल में कहां रख सकता हूं और कॉफी बनने वाला समय भी किसी दूसरे समय जितना अच्छा है। एक बार जब मैं स्ट्रेचिंग पूरी कर लेता हूं तो अपना कॉफी का कप उठा लेता हूं। तो फिर मैं अपनी प्री कुर्सी पर बैठकर डेरेन डेली को देखता हूं। हाँ, मैं अपने खुद की डेरेन डेली को देखता हूं। उसके बाद मैं अपने आईफोन में 30 मिनट का अलार्म लगाता हूं, न इससे कम न ज्यादा। और इस दौरान कोई सकारात्मक या ज्ञानवर्धक चीज पढ़ता हूं। जब अलार्म बजता है तो मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लेता हूं और इस पर 90 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करता हूं। गौर करें कि मैंने अब तक ईमेल नहीं खोला है। फिर हर सुबह 7 बजे मेरा कैलिब्रेशन अपॉइंटमेंट होता है। ये मेरे कैलेंडर में हर दिन होता है, जहां मैं अपने दिन को सही दिशा में ढालने के लिए 15 मिनट का समय लेता हूं। यहां मैं अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण 1 वर्षीय और 5 वर्षीय लक्ष्यों को देखता हूं। उस तिमाही के मुख्य लक्ष्यों पर नजर डालता हूं और उस सप्ताह तथा महीने के अपने शीर्ष लक्ष्य का अवलोकन करता हूं। फिर कैलिब्रेशन अपॉइंटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है।
मैं उस दिन के लिए अपनी 3 शीर्ष और सबसे मूल्यवान प्राथमिकताओं की समीक्षा करता हूं या उन्हें तय करता हूं और पूछता हूं, अगर मैं आज केवल 3 काम कर सकूं तो वो कौन से काम होंगे जो बड़े लक्ष्यों के करीब पहुंचने में मुझे सबसे बड़े परिणाम देंगे। तब और केवल तभी मैं ईमेल खोलता हूं और अपनी बाकी टीम को काम भेजता हूं ताकि उनका दिन शुरू हो जाए। फिर मैं जल्दी से अपना ईमेल बंद करता हूं और अपनी सबसे मूल्यवान प्राथमिकताओं पर काम करने लगता हूं। इसके बाद का दिन लाखों अलग अलग आकार ले सकता है, लेकिन जब तक मैं अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी कर लेता हूं तब तक ज्यादातर मुख्य विषय निपट जाते हैं जिनका अभ्यास करने की मुझे जरूरत है। इससे मैं ज्यादा ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने को तैयार हो जाता हूं। यह तब नहीं होता अगर मैं हर दिन को अलग अलग तरीके से शुरू करता, या इससे भी बदतर बुरी आदतों के समूह के साथ शुरू करता। मीठे सपने। शाम को मैं हिसाब मिलाना पसंद करता हूं। यह एक ऐसी चीज है जो मैंने जवानी में वेटर का काम करते समय सीखी थी। हमारे घर जाने से पहले हमें हिसाब मिलाना पड़ता था, यानी अपनी सारी रसीदें, क्रेडिट कार्ड स्लिप और नकदी जमा करनी होती थी। हर चीज सही होनी चाहिए थी, वरना बड़ी मुश्किल होती थी। अपने दिन के प्रदर्शन का हिसाब मिलना महत्वपूर्ण है। उस दिन की आपने जो योजना बनाई थी उसकी तुलना में कैसा रहा? क्या इसका कोई हिस्सा बचा है जिसे आपको कल की योजना में शामिल करने की जरूरत है? आज जो हुआ उसके आधार पर क्या कल कोई और चीज जोड़ने की जरूरत है? अब क्या महत्वपूर्ण नहीं है और उसे हटा देना चाहिए? इसके अलावा मैं उस दिन आए किसी भी नए विचार या ज्ञान को अपने जर्नल में लिखता हूं। इस तरह मेरे पास अविश्वसनीय विचारों, जानकारियों और रणनीतियों के 40 से ज्यादा जर्नल इकट्ठे हो चुके हैं। अंत में सोने जाने से पहले मैं किसी प्रेरक पुस्तक के कम से कम 10 पेज पढ़ना पसंद करता हूं। मैं जानता हूं कि सोने से पहले मैं जिस आखिरी जानकारी को ग्रहण करता हूं, मस्तिष्क उसकी प्रोसेसिंग करता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ध्यान किसी सृजनात्मक चीज पर केंद्रित रहे जो मेरे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की दिशा में प्रगति करने में मदद करे। बस इतना ही। पूरा दिन भले ही नरक के द्वार खुल जाएं, लेकिन क्योंकि मैं इसके दोनों सिरों को नियंत्रित करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी शुरुआत और अंत मजबूत होगा। इसे हिला दें। बीच बीच में मैं अपनी दिनचर्या में बाधा डालना पसंद करता हूं। इसके बिना जीवन नीरस हो जाएगा और मैं स्थिर हो जाऊंगा। वजन उठाने का वर्कआउट इसका आदर्श उदाहरण है। जब मैं हर सप्ताह एक ही तरह की गतिविधियों से एक ही समय पर व्यायाम करता हूं तो कुछ समय बाद मेरा शरीर चक्रवृद्धि परिणाम दिखाना छोड़ देता है। मैं बोर हो जाता हूं, मेरा जोश कम हो जाता है और बिग मो दूर चला जाता है। इसीलिए इसे अदल बदल कर करना, खुद को नए तरीकों से चुनौती देना और अपने अनुभव को तरोताजा करना महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में मैं अपने जीवन में ज्यादा साहसिक रोमांच यानी एडवेंचर शामिल करने पर काम कर रहा हूं। मैं किसी ऐसी चीज को करने को साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्य तय करता हूं जो मैं आमतौर पर नहीं करता हूं। ज्यादातर बार ये धरती हिलाने वाली चीज नहीं होती, बल्कि सामान्य सी चीज होती है, जैसे अलग तरह का भोजन करना, किसी क्लास में जाना, किसी नई जगह की यात्रा करना या नए लोगों से मिलने के लिए किसी क्लब का सदस्य बनना। गति के इस परिवर्तन से मैं जीवंत महसूस करता हूं। मेरा जोश दोबारा जाग जाता है और मुझे नए दृष्टिकोण के अवसर मिलते हैं। अपनी दिनचर्याओं पर नजर डालें। अगर कोई चीज पहले आपको ऊर्जावान बनाती थी लेकिन अब पुरानी हो गई है और शक्तिशाली परिणाम नहीं दे रही है, तो इसकी अदला बदली कर लें। लय में आए, अपना नया खांचा खोजना। जब आपके दैनिक अनुशासन दिनचर्या बन जाते हैं तो आप चाहते हैं कि इन कदमों की श्रृंखला से लय बन जाए। अब जब आपका अनुशासन और कार्य नियमित साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक लय में थिरकते हैं तो ये बिग मो के स्वागत के लिए सामने वाले दरवाजे पर लाल गलीचा बिछाने की तरह होता है। यह भाप के इंजन के पहियों जैसा होता है। जब इंजन स्थिर होता है तो इसे बहुत छोटी चीज आगे बढ़ने से रोक के रख सकती है। सामने वाले पहिए के नीचे लकड़ी का 1 इंच का टुकड़ा रखने से भी ये काम हो जाएगा। पहियों को हिलाने के लिए भाप की अविश्वसनीय मात्रा की जरूरत होती है, जिसमें पिस्टन हिले और मशीनें सक्रिय होकर गति दें। ये धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो कुछ समय बाद पहिए लय में आ जाते हैं। अगर दबाव निरंतर बना रहे तो ट्रेन गति पकड़ लेती है। फिर देखें, 55 मील प्रति घंटे की गति से वो ट्रेन 5 फुट स्टील के सहारे वाले कंक्रीट की दीवार को तोड़ने के बाद भी चलती रहती है। न रुकने वाले इंजन के रूप में अपनी सफलता की तस्वीर देखें। इसके बाद अपनी लय में आने के लिए आप उत्साहित हो सकते हैं। अपनी दैनिक लय के अलावा मैं आगे की योजना भी बनाता हूं। मिसाल के तौर पर मेरा एक लक्ष्य वैवाहिक जीवन के प्रेम और अंतरंगता को गहरा करना है। इसके लिए मैंने एक साप्ताहिक, मासिक और तिमाही लय शेड्यूल तैयार किया है। मैं जानता हूं कि यह आपको ज्यादा रोमांटिक नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपने गौर किया होगा कि अगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज आपके कैलेंडर में ना हो तो ये प्रायः नहीं हो पाती है ना? निश्चित रूप से उतनी नियमितता से तो नहीं, जिससे आप किसी तरह की लय में आ सकें। ये इस तरह होता है, हर शुक्रवार की रात डेट नाइट होती है। जर्जिया और मैं मिलकर कोई खास चीज करते हैं या बाहर जाते हैं।
शाम को 6 बजे हम दोनों के ही आईफोन पर अलार्म बजता है। हम चाहे जो कर रहे हो, डेट नाइट शुरू हो जाती है। हर शनिवार को एफडी होता है, फैमिली डे, जिसका मतलब है कोई काम नहीं। बुनियादी तौर पर शुक्रवार शाम को सूरज डूबने से लेकर रविवार सुबह सूरज उगने तक का समय हम विवाह और परिवार के नाम करते हैं। अगर आप ये सीमाएं तय नहीं करते हैं तो एक दिन अगले दिन का अतिक्रमण करने लगता है। दुर्भाग्य से इस चक्कर में जिन लोगों को धकाकर दूर किया जाता है वो अक्सर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर रविवार को शाम 6 बजे हमारी संबंध समीक्षा बैठक होती है। यह अभ्यास मैंने संबंध विशेषज्ञ लिंडा और रिचर्ड आयर से सीखा है। इस बैठक में हम पिछले सप्ताह की जीतों और हारों पर बातचीत करते हैं और ये भी तय करते हैं कि हमें अपने संबंध में कौन से फेरबदल करने की जरूरत है। हम एक दूसरे को कुछ चीजें बताकर बातचीत शुरू करते हैं। हम पिछले सप्ताह सामने वाले के अच्छे कामों की तारीफ से शुरू करते हैं। अच्छी चीजों से शुरुआत करना अच्छा रहता है। फिर मेरे मित्र जैक कैनफील्ड के विचार का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से पूछते हैं, 1 से लेकर 10 तक के पैमाने पर 10 सर्वश्रेष्ठ है, आप इस सप्ताह हमारे संबंध को क्या रेटिंग देंगे? इससे जीत और हार की बातचीत प्रवाहित होती है। फिर हम इस बारे में बातचीत करते हैं कि कौन से फेरबदल करने की जरूरत है। यह सिलसिला इस सवाल से शुरू होता है, आपके अनुभव को 10 बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? बातचीत के अंत में हम दोनों को महसूस होता है कि हमारी बात सुन ली गई है। हमें महसूस करते हैं कि हमें मान्यता मिल गई है और अपने अगले सप्ताह के बारे में अपने विचार और इच्छाएं हमने पहले से ही स्पष्ट कर दी है। यह काफी अविश्वसनीय प्रक्रिया है। मैं इसकी बड़ी अनुशंसा करता हूं, बशर्ते आप हिम्मत कर पाएं। हर महीने जॉर्जिया और मैं कोई अनूठी और यादगार चीज भी तय करते हैं। जिम रॉन ने मुझे सिखाया कि जीवन और कुछ नहीं, अनुभवों का संग्रह है। हमारा लक्ष्य अच्छे अनुभवों की संख्या और गहनता को बढ़ाना होना चाहिए। महीने में एक बार हम कोई चीज ऐसी जरूर करते हैं जिसमें कोई बहुत यादगार अनुभव बने। ये पहाड़ों की सैर, एडवेंचर हाइक, किसी नए शानदार रेस्टोरेंट में जाना या खाड़ी में नाव चलाना हो सकता है। जो भी हो, बस ये सामान्य से अलग होना चाहिए, जिसका अनुभव बहुत अच्छा हो, जिसकी अमिट याद हो। हर 3 महीने में हम 2-3 दिन की यात्रा की योजना बनाते हैं। मैं अपने सभी लक्ष्यों और जीवन पैटर्न्स की तिमाही समीक्षा करना पसंद करता हूं। ये गहरी जांच करने के लिए बेहतरीन समय होता है और हमारे संबंध कितने अच्छे चल रहे होते हैं कि फिर हमारी खास यात्रा वेकेशन होती है। साथ ही हमारी छुट्टी मनाने की परिपाटी, नववर्ष की हाइक और लक्ष्य तय करने की परंपरा। आप देख सकते हैं कि जब इस सब को शेड्यूल में शामिल कर लिया जाता है तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि आपको क्या करना चाहिए। हर चीज स्वाभाविक रूप से होती है। हमने एक लय बना ली है जो हमें गति देती है। अपनी लय को रजिस्टर में लिखना। मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिसे मैंने खुद के लिए बनाया है, जिससे मुझे किसी नए व्यवहार की लय की निगरानी करने में मदद मिलती है। मैं इसे अपना रिदम रजिस्टर कहता हूं और मैं सोचता हूं कि यह आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इस पुस्तक को मैं आपकी निगरानी के महत्व के बारे में पहले ही बता चुका हूं, जो आपको याद होगा। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, हर दिन ज्यादा कदम चलना चाहते हैं या ज्यादा प्रेम से अपने जीवन साथी को श्रेय देना चाहते हैं, चाहे आपको अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए किसी भी तय व्यवहार पर काम करना हो, आपको ये निगरानी करनी चाहिए कि आप लय स्थापित कर रहे हैं या नहीं। जीवन की लय। जब लोग सकारात्मक दिशा में नया प्रयास करते हैं तो वो शुरुआत में लगभग हमेशा उसकी अति कर देते हैं। जाहिर है, मैं चाहता हूं कि आप सफलता की लय तय करने के बारे में रोमांचित महसूस करें, लेकिन आपको एक ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिसकी मदद से आप उस सकारात्मक काम को बिना पुनर्विचार या समझौते के लंबे समय तक कर सकें। मैं नहीं चाहता कि आप उन दिनचर्याओं के बारे में सोचें जिन्हें आप इस सप्ताह, महीने या अगले 90 दिन तक कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप उस बारे में सोचें जिसे आप जीवन भर कर सकते हो। संचयी परिणाम, वो सकारात्मक परिणाम जिनका आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, स्मार्ट चयनों और कार्यों से मिलते हैं जिन्हें लंबे समय तक की निरंतरता से दोहराया जाए। जब आप हर दिन सही कदम उठाते हैं तो आप जीत जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा की कोशिश करने का मतलब यह है कि आप खुद को असफलता की कगार पर पहुंचा रहे हैं। मेरे एक मित्र जो अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई अपनी तस्वीर देखने के बाद फिट होने का निर्णय लिया। उनके लिए जीवन शैली का भारी परिवर्तन था। अपनी नौकरी में उसे दिन भर कम से कम 12 घंटे बैठना होता था और उसे व्यायाम से नफरत है। उसने स्पष्ट किया कि पहले वो कुछ बर्तनों का इस्तेमाल करने से बचता था या उन फाइलों को उठाने से कतराता था अगर उस काम के लिए उसे झुकना या उकड़ू बैठना होता था। शारीरिक गतिविधि से उसे इतना कष्ट होता था, इसके बावजूद उसने फिट होने का संकल्प ले लिया। उसने ताबड़तोड़ एक जिम की सदस्यता ले ली, एक पर्सनल ट्रेनर नियुक्त किया और एक दिन में 2 घंटे वर्कआउट करने लगा, सप्ताह में 5 दिन। मैंने कहा, रिचर्ड, आइए उसका नाम ये रख लेते हैं, तुम गलती कर रहे हो।
तुम इस समर्पण को कायम नहीं रख पाओगे और अंततः इसे करना छोड़ दोगे। तुम असफलता को आमंत्रित कर रहे हो। उसने मुझे आश्वस्त किया कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। यहां तक कि उसके प्रशिक्षक ने भी इसी गहरे दबाव की तरफदारी की। रिचर्ड ने कहा, मैं समर्पित हूं, मैं अपनी एप्स देखना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, रिचर्ड, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? मैं जानता था कि वो मेंस फिटनेस मैगजीन के कवर पर अपनी फोटो नहीं देखना चाहता था। मैं छरहरा होना चाहता हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, उसने कहा। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, मैं स्फूर्ति चाहता हूं, मैं इस संसार में इतने लंबे समय तक रहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को होते हुए देख सकूं। ये उसकी असली प्रेरणाएं थी जो सही थी। रिचर्ड ये काम लंबे समय तक करना चाहता था। इसका मतलब था कि वो बिकिनी सीजन के लिए फिट नहीं होना चाहता था, बल्कि लंबे समय तक फिट रहना चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, तुमने मुझे विश्वास दिला दिया, लेकिन फिर भी तुम इसकी अति कर रहे हो। आज से 2-3 महीने बाद तुम ये कहोगे, आज मेरे पास वर्कआउट के लिए 2 घंटे का समय नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज ये नहीं कर सकता। इसके बाद ये तुम्हारे साथ बार बार होगा। एक सप्ताह में 5 दिन का वर्कआउट घटकर 2 या 3 दिन का हो जाएगा और तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। जल्दी ये खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त सचमुच उत्साहित हो, इसलिए चलो ये करते हैं। हाल फिलहाल तुम इसे सप्ताह में 5 दिन 2-2 घंटे करो। निष्क्रियता से सक्रियता में आने के लिए पहियों को घुमाने में बहुत सारी भाप की जरूरत होती है, लेकिन ये काम 2-3 महीने से ज्यादा मत करना। मैं चाहता हूं कि इसके बाद तुम इसका समय कम करके 1 घंटे या सवा घंटे कर दो। तुम तब भी सप्ताह में 5 दिन वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम इसे भी घटाकर 4 दिन कर लो। ये दिनचर्या 2-3 महीने चलने देना। फिर मैं चाहता हूं कि तुम हर सप्ताह न्यूनतम 3 दिन तक हर दिन 1 घंटे वर्कआउट करने का लक्ष्य करो। अगर तुम अतिरिक्त ऊर्जावान महसूस करो तो 4 दिन कर लेना। मैं तुम्हें इसी योजना के हिसाब से वर्कआउट करने की सलाह देता हूं, क्योंकि अगर तुम ऐसी कोई चीज नहीं करते हो जिसे तुम कायम रख सको तो कुछ समय बाद तुम इसे करोगे ही नहीं। मुझे उसे समझाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस पल वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो सोच रहा था कि वो जीवन भर अपनी नई दिनचर्या पर चल सकता है। जिस इंसान ने कभी वर्कआउट नहीं किया, उसके लिए सप्ताह में 5 दिन हर दिन 2 घंटे वर्कआउट शुरू करना शर्तियां अंधी गली है। आपको एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिस पर आप 5 सप्ताह या 5 महीने नहीं बल्कि 50 वर्षों तक चल सकेंगे। शुरू में ज्यादा प्रयास करना तो ठीक है, लेकिन जब आपको सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देने लगे तो आप इसमें कटौती शुरू कर सकते हैं। आप एक सप्ताह में कुछ 45 मिनट से 1 घंटे का समय हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 5 दिन तक 2 घंटे का समय निकालने की दिनचर्या मुश्किल है। इसे कारगर बनाना कभी संभव नहीं होगा। याद रखें, निरंतरता सफलता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। निरंतरता की शक्ति। मैंने पहले बताया है कि अगर कोई एक अनुशासन है जो मुझे प्रतिस्पर्धी लाभ देता है तो निरंतर होने की मेरी योग्यता है। बिग मो को सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा निश्चितता से जो चीज दूर भगाती है वो है निरंतरता का अभाव। निरंतरता के मामले में सही इरादों वाले अच्छे, जोशीले और महत्वाकांक्षी लोग भी कमतर साबित होते हैं, लेकिन ये एक शक्तिशाली साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्यों की ओर उड़ान भर सकते हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, मान लें कि आप और मैं लॉस एंजलिस से मैनहट्टन के अलग अलग विमानों में बैठते हैं। बस एक फर्क होता है, आप बीच में पड़ने वाले हर राज्य में उतरते हैं, जबकि मैं सीधे उड़ता रहता हूं। इसका परिणाम क्या होगा? आप भले ही हवा में 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े हों, मैं 200 मील प्रति घंटे से, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको काफी अंतर से पछाड़ दूंगा। बार बार रुकने, दोबारा शुरू करने और गति पकड़ने में जो समय और ऊर्जा लगती है, उससे आपकी यात्रा कम से कम 10 गुना लंबी हो जाएगी। वास्तव में बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। किसी बिंदु पर आपका ईंधन, ऊर्जा, प्रेरणा, विश्वास, इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगा। यह ज्यादा आसान है और इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है। अगर आप एक बार उड़ान भरने के बाद पूरे रास्ते नियमित गति कायम रखें, भले ही आपकी गति बाकी लोगों से धीमी क्यों ना हो। हैंड पंप। जब आप अपनी दिनचर्याओं और लयों में कम सक्रिय होने के बारे में सोचें तो अनिरंतरता की भारी लागत पर विचार करें। यह एक अकेले काम का नुकसान नहीं है और इसके परिणाम छोटे नहीं होते हैं। इससे तो रुकावट और गति का नुकसान होगा, जिससे आपकी पूरी प्रगति प्रभावित होगी। हैंडपंप के बारे में सोचें, जो जमीन से कुछ फीट नीचे पाइप के जरिए पानी निकालता है। पानी को सतह पर लाने के लिए आपको हैंडल चलाना पड़ता है, जिससे पानी जमीन के ऊपर आकर नल से बाहर निकलता है। जब ज्यादातर लोग परिवर्तन का कोई नया प्रयास शुरू करते हैं तो वो हैंडल को पकड़कर बहुत तेजी से हिलाने लगते हैं। जिस तरह रिचर्ड फिट होने के लिए बेताब था, उसी तरह वो भी रोमांचित और समर्पित होते हैं। वो हैंडल खींचते जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट या कुछ सप्ताह बाद भी जब उन्हें पानी नजर नहीं आता, यानी परिणाम नजर नहीं आता, तो वो हैंडल चलाना छोड़ देते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वैक्यूम बनाने में कितना समय लगता है, जिससे पानी पाइप में चढ़ेगा और अंततः नल में से होता हुआ उनकी बाल्टी में आएगा।
झूले, रॉकेट शिप या भाप के इंजन की निष्क्रियता से स्वतंत्र होने की तरह ही पानी निकालने में भी समय, भारी ऊर्जा और निरंतरता की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन समझदार लोग हैंडपंप का हैंडल चलाते रहते हैं। जो लोग लगन से जुटे रहते हैं और हैंडल चलाते रहते हैं, उन्हें अंततः पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। तब बहुत से लोग कहेंगे, आप मजाक कर रहे हैं, इतने समय से हैंडल चला रहे हैं और मिला ही क्या, पानी की कुछ बूंदें, इसे भूल जाओ। ये व्यंग बाण सुनकर कई लोग हार कर हाथ खड़े कर देते हैं और कोशिशें करना छोड़ देते हैं, लेकिन समझदार लोग फिर भी जुटे रहते हैं। और यहां पर जादू होता है। अगर आप हैंडल चलाते रहते हैं तो जल्द ही आपको पानी की मोटी और स्थिर धारा मिलने लगेगी, आप सफल हो गए। अब जब पानी प्रवाहित हो रहा है तो आपको हैंडल को पहले जितनी ताकत से या जल्दी जल्दी चलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल अब ये काम आसान हो जाता है। आपको तो बस दबाव को स्थिर रखने के लिए लगातार हैंडल चलाना होगा, और ये संचयी परिणाम का सिद्धांत है। अगर आप हैंडल को बहुत लंबे समय तक छोड़ दें तो क्या होता है, पानी दोबारा जमीन के नीचे चला जाता है और आप जहां के तहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर आप हैंडल को आसानी और स्थिरता से चलाने की कोशिश करते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। बिग मो अब जा चुका है, पानी एक बार फिर तलहटी में पहुंच चुका है। इसे दोबारा ऊपर लाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप शून्य से शुरू करें और हैंडल को सचमुच कसकर चलाएं। हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन इसी तरह जीते हैं। हम एक नया कारोबार शुरू करते हैं और फिर वैकेशन के चक्कर में इस पर काम करना छोड़ देते हैं। हम एक दिन में 10 प्रोस्पेक्टिंग कॉल करने की दिनचर्या बनाते हैं। हमें थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन इसके बाद हम शिद्दत से प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम अपने जीवन साथी के साथ अपनी नई डेट नाइट दिनचर्या शुरू करते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह में शुक्रवार की रात को हम दोबारा नेटफ्लिक्स और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न की ओर लौट आते हैं। मैं देखता हूं कि जो लोग नई पुस्तक खरीदते हैं, किसी नए प्रोग्राम या सेमिनार में जाते हैं, तो वो 2 हफ्ते या महीनों तक उसके जुनून में रहते हैं। फिर उनका जुनून चला जाता है, वो प्रयास करना छोड़ देते हैं और अंत में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। जाना पहचाना लगता है। जिम में वर्कआउट हो, अपने जीवन साथी के प्रति स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति हो या फोन कॉल हो, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग दिनचर्या का हिस्सा है, किसी भी चीज में सिर्फ 2 सप्ताह नागा करने में आपको बहुत नुकसान होता है। आप केवल उन परिणामों को नहीं गवाते हो जो आपको उन 2 हफ्तों में मिलते। अगर आपको सिर्फ उतना ही नुकसान होता तो लोग यही मानकर चलते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये ढील देकर आपने मोह को मार डाला है। ये मर चुका है और ये दुखद बात है। दौड़ जीतना गति के बारे में है। कछुआ बने, वो व्यक्ति बने जिसे अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो सकारात्मक आदतों और व्यवहार को निरंतरता से लागू करके किसी भी प्रतिस्पर्धा में लगभग किसी को भी हरा देगा। इससे आपकी गति और प्रगति में जादुई शक्ति आएगी और ये कायम रहेगी। सही चयन करना, सही व्यवहार पर डटे रहना, आदर्श आदतें डालना, निरंतरता से जुटे रहना और अपनी गति को कायम रखना, ये सब कहना आसान है, करना कठिन है। खासतौर पर इस प्रगतिशील, लगातार बदलते और हमेशा चुनौतीपूर्ण संसार में जहां हम अरबों लोगों के साथ रहते हैं। अगले अध्याय में मैं कई प्रभावों के बारे में बातचीत करूंगा जो ज्यादातर अनजाने में आपकी सफल होने की योग्यता में सहायता कर सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं। ये प्रभाव व्यापक, प्रभावी और निरंतर हैं। उनका इस्तेमाल करना सीखें, वरना उनकी वजह से आप अंततः पराजित हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें। संक्षिप्त कार्य कदम। दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम की दिनचर्या बनाएं। अपनी दिनचर्या का एक भविष्य सूचक और अचूक विश्व स्तरीय दिनचर्या शेड्यूल तैयार करें। जीवन के 3 क्षेत्रों की सूची बनाएं जिनमें आप पर्याप्त निरंतरता से काम नहीं कर रहे हैं। निरंतरता की कमी की वजह से आपको अब तक कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। निरंतरता के प्रति आपके नए समर्पण में लगन से जुटे रहने की घोषणा करें। अपने रिदम रजिस्टर में आधा दर्जन मुख्य व्यवहार लिखें जो आपके नए लक्ष्यों की दिशा में सहायक हों। ये ऐसे व्यवहार होने चाहिए जिनमें आप लय लाना चाहते हो और अंततः गति, बिग मो को उत्पन्न करना चाहते हो।